हेलो पीपल, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया हो. As we have completed numericals on concentration topic, so now we have started next topic, which one is solubility. So solubility क्या होती है? Basically what is solubility? बच्चे नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि ये कैपेसिटी मतलब सॉल्युबल हो जाना मतलब मिल जाना किसी चीज़ में. तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू डिज़ोल्व द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि वो कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर. मतलब टेम्परेचर प्रेशर एक स्टैंडर्ड रेंज में रहे, उसी टाइम पर कितना सॉल्वेंट मतलब कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा एक सॉल्वेंट में. ठीक है. आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, है ना. तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द concentration of solute in its saturated solution. So basically solubility of a substance may be defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in particular amount of a solvent to form a saturated solution at a given temperature. सो बेसिकली हम बोलेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहे हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और डिज़ोल्व होने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी जो होती है बच्चों वो डिपेंड करती है बेसिकली 4 फैक्टर्स पे. फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, अब किस तरीके का सॉल्यूट यूज़ होगा. सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट अब जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्वेंट भी होना चाहिए. थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है. कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे वो लेस टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर. एंड फोर्थ वन बच्चे, प्रेशर, प्रेशर हमेशा गैस के केस में देखा जाता है, सॉलिड या लिक्विड के केस में नहीं. ठीक है. उसके बाद बच्चे जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है मतलब जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन हमारे होते हैं जो लिक्विड फेस में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे लिक्विड के फेस वाले सॉल्यूशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो 3 टाइप के होंगे हमारे. फर्स्ट वन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. थर्ड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हेन एंड व्हाई मोलैलिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी इन हैंडलिंग सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री. कब और क्यों जो मोलैलिटी है उसे हम प्रेफर करते हैं मोलैलिटी से ज़्यादा सॉल्यूशंस को हैंडल करने के लिए. तो इसका आंसर आपको बताना है. क्या आंसर होगा. रीज़न यहाँ पे मेनली आपके सामने ही है, ट्राई करो, पता लग जाएगा आपको. थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे, हाउ इज़ द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मोलैरिटी. अब किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वो उसकी मोलैरिटी से डिफरेंट कैसे होती है. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस वाली बात याद रखनी है मोलैरिटी और मोलैलिटी की, वहीं से आपको इसका पॉइंट मिलेगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बच्चे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. अब लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं, हम कैसे मेज़र करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, फॉर द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. हम यहाँ पे जो हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में है उसके लिए जो हमारा सॉलिड है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन में आपको समझ में आ रहा होगा. देखो वहाँ लिखा है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होगी, लिक्विड की, है ना. तभी हम सॉलिड को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. अब जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है और जिसकी मिनिमम क्वांटिटी होती है वो हमारा सॉल्यूट होता है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉलिड है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा. अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. देखो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट है, सम सॉलिड्स आर रेडली सॉल्यूबल इन वाटर आर सोडियम क्लोराइड एंड शुगर. मतलब कुछ सॉलिड्स जो होते हैं हमारे वो
बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। उसमें हमारा फर्स्ट वन है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा शुगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे सम सॉलिड्स आर रेडली सॉल्युबल इन बेंजीन। कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं बेंजीन में, जिसका फर्स्ट है हमारा नैप्थलीन एंड सेकेंड वन इज एंथ्रासीन। थर्ड पॉइंट है बच्चे सम सॉलिड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फर्स्ट वन इज नैप्थलीन एंड सेकेंड वन इज एंथ्रासीन। अब फोर्थ पॉइंट है सम सॉलिड्स इनसॉल्युबल इन बेंजीन। फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड, सेकेंड वन इज शुगर। अब देखो बच्चे यहाँ पे 4 पॉइंट्स में आपने एक चीज़ कॉमनली नोट करी होगी, जो सॉलिड हमारे वाटर में सॉल्युबल है वही हमारे बेंजीन में इनसॉल्युबल है ना। और सेकंड है हमारा जो हमारे बेंजीन में सॉल्युबल है वही सॉलिड्स हमारे वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ऐसा क्यों? तो बच्चे इसका एक बेसिक रीज़न होता है, वो ये होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम टाइप के सॉल्यूशंस डिजॉल्व होंगे। लाइक पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट्स। यहाँ पे नीचे देखिए मैंने एक रीज़न लिखा हुआ है, द बेसिक फैक्टर रीज़न और कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी इज सिमिलिया सिमिलिबस सॉल्वेंटर। इसका मतलब होता है जो लाइक है वो डिजॉल्व करेंगे लाइक को, विच इम्प्लाइज दैट पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है। जो हमारे पोलर होंगे वो पोलर को डिजॉल्व करेंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर को डिजॉल्व करेंगे, ओके। इसके बाद बच्चे हमारा यहाँ पे फैक्टर है, मतलब जो सॉल्यूट होते हैं डिजॉल्व होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, अगर उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर उनके सेम होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फॉर आयनिक सॉल्यूट्स के लिए हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, किससे रिलेट करेगी, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के पर। फॉर सॉल्यूबल सॉल्यूट, मतलब अगर हमारा हम बोलें कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूबल है सॉल्वेंट में, तो उसके लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा हमेशा लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से फॉर सॉल्यूबल सॉल्यूट। मतलब जब जिस केस में हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूबल होगा सॉल्वेंट में, ठीक है। अब बच्चे हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है, ये वो एनर्जी, मतलब ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन। ये वो अमाउंट एनर्जी का जो कब रिलीज होती है, जब 1 मोल ऑफ आयन जो है वो हाइड्रेशन में जाते हैं। तो हमारी कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद बच्चा हमारा सेकेंड फैक्टर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है बच्चे, जब किसी भी जब जब हमारे आयंस कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सो हियर एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस आर कंबाइंड टू मेक अ कंपाउंड। एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आयंस जब कंबाइन होते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉरी, इसी में बच्चे आपका एक क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, वाई आर ग्लूकोज शुगर एंड अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर दो दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे कि क्यों ग्लूकोज शुगर और अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि इसके इनके पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये कौन से कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इवन द वाटर इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर डज नॉट कंटेन simple covalent bond. So now the answer is
ये लोग मतलब ये सारे कंपाउंड डिज़ोल्व तो होते हैं, लेकिन ये आयंस में ब्रेक नहीं होते। ये डिज़ोल्व क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ पार्ट जो इनके मॉलिक्यूल का है वो पोलर होता है, जस्ट लाइक वाटर, एंड वही पार्ट जो है वो हेल्प करता है इंट्रैक्शन में, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में वही पार्ट हेल्प करता है। सो नाउ दे डिज़ोल्व बट डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस. They dissolve because they tend to have parts of their molecules that are somewhat polar, just like water. Okay. So मतलब मेन फैक्टर्स जो हैं सॉलिबिलिटी, जो जिसकी वजह से सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है. फर्स्ट वन है डिसॉल्यूशन. व्हाट इज डिसॉल्यूशन? The process in which solute is added to solvent to increase its concentration in solution. ये एक वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में ऐड होता है, और जो सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सेकेंड है बच्चे क्रिस्टलाइजेशन. What is crystallization? The process in which some solute particles in the solution collide with the solid solute particles and get separated out. ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, मतलब ऐड होते हैं, और वो कोलाइड कर जाते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ. सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं. जब ये सेपरेट आउट होते हैं तो बच्चे बहुत शाइनी पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, और वो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं. क्रिस्टल्स हमेशा शाइनी पार्टिकल्स होते हैं. आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखे होंगे लैब में, 11th क्लास में प्रैक्टिकल लैब में आपको दिखाए होंगे. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हो गए, और लाइक आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के भी क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे. मतलब बच्चे बहुत शाइनी पार्टिकल्स आपके आ जाते हैं ना, वो आपके क्रिस्टल्स होते हैं. तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं. मैग्नेस हाइड्राइड के भी होते हैं, बहुत प्रिटी क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है. और आपके ये पोटेशियम क्रोमेट के हो गए, बहुत प्यारे से येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. तो आपके सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो सॉलिड, जो सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉलिड सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसके साथ किसी और सॉल्यूट के कंबाइन होने पर फॉर्म होती है. ठीक है बच्चे, आप अपने नोट्स बना लेना. मैंने अभी तक आपको ये वाली बात मतलब लाइक पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आप खुद के नोट्स बनाओगे तो ही आपके लिए बेटर है, वरना आपको नहीं समझ में आएगा. और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ भी नहीं आता. बहुत सिंपल, आपको एक सिंपल तरीके से आप पढ़ते चलो, चीज़ों को समझते चलो तो आपके लिए बेटर है. आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे. ठीक है. बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. उसके बाद बच्चे डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? जिसमें हमारा जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के. सो हेयर अ प्रोसेस इन विच प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. तो दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो गए, तो इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दैट मीन्स जिस रेट से सॉल्यूट ऐड हो रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, उसे सैचुरेट बनाने के लिए उसी रेट से जो सॉल्यूट ऐड हो रहे हैं सॉल्यूशन में कोलाइड करके आपके क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए वो दोनों सेम हो जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा. अब नाउ हियर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? उसमें हमारा फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अब लाइक अगर आपका सॉल्यूट अड़ियल हो जाए कि मैं तो डिजॉल्व हो ही नहीं रहा, तो उसको कैसे डिजॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना. उसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. हर इंसान की, हर हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है.
आप लोगों की भी है। आप लोग अगर बोल दो हमें नहीं पढ़ना या हमें पढ़ना ही है या मुझे ये काम करना है या नहीं करना, है ना, तो उस चीज़ में, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपको करना है तो आप करोगे, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसे ही हर एक सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, या सॉल्यूट्स की अपनी प्रॉपर्टी होगी और सॉल्वेंट भी। अगर सॉल्वेंट बना कर दे, मैं इसको ले ही नहीं रहा, मुझे सॉल्यूट को डिजॉल्व ही नहीं करना, तो कैसे कर लेंगे। तो अब आपको उस केस में दोनों जो हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, तो पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो हमारे पोलर सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट को डिजॉल्व, मतलब जो हमारे पोलर सॉल्वेंट हैं वो हमारे पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, और हमारे जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिजॉल्व करेंगी। ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूट हम कौन सा सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ठीक है। सेकेंड बचे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। कुछ हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने पे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ना, या फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बच्चे यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखी है, दैट इज solubility of the solute increases with increase in temperature, एग्जाम्पल सॉल्यूशन। मतलब जो हमारे सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट की, वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट इन सम केसेस इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज नेग्लिजिबल। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी जो सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज है वो नेग्लिजिबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। एंड इन सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट में क्या होता है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों मिला के हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर दिस सॉल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होगा, जो इट मीन्स heat is required to dissolve, the solubility increases with increase in temperature। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अब डिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी भी प्रोसेस को करने के लिए उसको गर्म करना पड़ रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी ना टेम्परेचर बढ़ते ही, वो हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चे, अगर हीट रिलीज हो रही है मिक्स होने पे, किसी भी सब्सटेंस के मिक्स होने पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स आवर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सो हेयर लाइन है, इफ दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर दिस सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स हीट इज गिवन आउट ऑन मिक्सिंग, जो हीट है वो रिलीज होगी मिक्स होने पे। सो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अब हमारा लास्ट फैक्टर जो है वो हमारा क्या है, प्रेशर। सो बच्चे बेसिकली हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे, तो सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई भी हमारा प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता, प्रेशर उन्हें कंप्रेस नहीं करता, है ना। सो हेयर देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solids in liquids, because solids and liquids cannot be compressed by applying pressure and hence does not change। here हमने ये बताया है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होते प्रेशर को अप्लाई करने पे, सो इन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज फिनिश नाउ। In the next class we have studied about solubility of gases in liquid, sorry, okay।